नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और मैं अपने उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे WhatsApp मैसेज किए हैं और मुझे फ़ोन करके और इस संदर्भ में चर्चा की है। मेरे बीते हुए कल के विषय में जान करके उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूं। तो बंधुओं, मेरी आपसे जस्ट रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप वीडियो स्किप ना करें, तो शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में। हो सकता है मेरी इस कहानी को, मेरी इन घटनाओं को देख करके, सुन करके उनके जीवन में भी कुछ पॉजिटिविटी आए और कुछ मोटिवेशन उनको प्राप्त हो सके। कई बार होता है हम स्वयं अपने बच्चों को समझाते हैं, उनको हमारी बात नहीं समझ में आती है, लेकिन किसी तीसरे के अनुभव या तीसरे के कहने पर उनको वो बात समझ में आती है बहुत आसानी से। तो मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से मशरूम कंपनी में हमको जॉब मिली और उस जॉब को करते हुए मैंने मेरी वाइफ को 3 जगहों में सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एडमिशन करवाया और वो तीनों ही कोर्स करते हुए हमको जॉब करनी थी। तो हम जॉब भी कर रहे थे और मेरी वाइफ को मैं हर जगह पिक एंड ड्रॉप भी कर रहा था, क्लासेस भी उनकी चल रही थी। काफ़ी कठिन था मैनेज करना, लेकिन चल रहा था क्योंकि इच्छा शक्ति थी। हमको ये था कि हमको इसी प्रकार के काम में नहीं रुकना है, हमको वो काम करना है जिस काम को करने का इरादा करके हम इस देश में आए हैं। कोई भी काम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता, हम सभी कामों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमें उस काम की तरफ बढ़ना चाहिए जो काम करने का हमने इरादा किया है। तो हम अपने इरादे की ओर बढ़ रहे थे। बहुत संघर्ष था, बहुत कठिन था, आसान नहीं था ये रास्ता, लेकिन तय किया था, जोश था, ईश्वर की कृपा थी, आप सभी मित्रजनों की शुभकामनाएं थी कि हम आगे बढ़ पा रहे थे। तो दूसरी जगह जब हमने मंडे को जॉब शुरू किया तो कमोबेश जॉब एक ही जैसा था, टाइमिंग भी लगभग एक जैसी थी। वहां 6 बजे पहुंचना होता था, यहाँ पौने 7 बजे पहुंचना होता था। वहां वो 105 किलोमीटर दूर पड़ता था और ये 65 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। क्लासेस शुरू हो गई थी तो जॉब और क्लास दोनों के बीच में भाग दौड़ और फिर शाम को आकर के 1 घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में मुझे खाना बनाना पड़ता था। वो सारा संघर्ष में जीवन चल ही रहा था और नई जॉब थी, नए लोग थे। बस यहाँ एक फर्क जो देखने को मिला वो ये था कि जब मशरूम फैक्ट्री में थे तो वहां बहुत सारे एशियंस थे। आई मीन बांग्लादेश के लोग थे, इंडिया के थे, श्रीलंका के थे, 2-4 पाकिस्तान के लोग भी थे। लेकिन ये जो हमको नई जॉब मिली, इस नई जॉब में एक खास बात ये थी कि वहां पर कोई भी दूसरी कंट्री का नहीं था। सारे गोरे लोग थे और सब लोकल लोग थे। आई मीन एडिलेड के भी नहीं थे, आसपास के जो छोटे मोटे गांव और कस्बे होते हैं वहां के लोग थे। तो अब आपको अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि थोड़े से गांवटी टाइप के गोरे लोग थे, मतलब अंग्रेज तो थे लेकिन गांवटी थे। तो शुरुआत काफी अच्छी हुई नई जगह में, नई जॉब में। जो कंपनी की ऑनर थी वो भी आती थी सुबह, उसने आकर के पूरा सबसे हमको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ एक बात और थी कि 3-4 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे लोग यंगस्टर्स थे, 18 साल से लेकर के और 25-26 साल की उम्र के लोग ज्यादा थे। तो पहला दिन अच्छा लगा, लंच टाइम तक सब कुछ बेहतर चल रहा था। तो फर्स्ट डे था, हम लोग भी बैठे जाकर के लंच रूम में और खाना वाना अपना शुरू किया। तो उतने में वहां पर सुपरवाइजर आया, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, नाम मुझे याद है, अच्छा आदमी था अच्छा क्या था, बड़ा आगे देखिएगा कैसा था। तो आया और बातचीत शुरू की, आप कहाँ से हैं, क्या है, कैसा, शुरू किया उसने बातचीत। 5 मिनट के बाद में उसने पूछा कि व्हाट्स योर ऑजी नेम, कि आपका ऑजी नाम क्या है। ऑजी यहाँ ऑस्ट्रेलियंस को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपका ऑजी नाम क्या है। तो मैंने मेरी वाइफ की ओर देखा, मेरी वाइफ ने भी मेरी ओर देखा। अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जहां पर हमसे ऑजी नाम यानी लोकल नाम कोई पूछा गया हो। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब बहुत कोई शौक तो नहीं लगा क्योंकि नई कंट्री में थे तो बहुत सारी नई चीजों के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड थे। तो मैंने पूछा कि क्या होता है या ऑजी नेम क्या होता है। तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बोले यहाँ लोग अलग अलग कंट्रीज से आते हैं तो कुछ लोगों के नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनका उच्चारण करना काफ़ी कठिन होता है। तो लोग यहाँ एक छोटा सा नाम कोई अपने नाम से मिलता जुलता रख लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए अपने इंडिया का है, श्याम नारायण उसका नाम है, तो यहाँ करके वो सैम हो जाएगा। और किसी का, एक मेरे मित्र थे उनका पाल सरनेम था तो वो अपना पॉल कर लिया। तो इस प्रकार से आप अपना छोटा सा कोई इंग्लिश नाम रख लें तो उसको ऑजी नेम कहते हैं। तो हमने कहा भाई अभी तक तो हमने ऐसा कोई नाम नहीं रखा, पर इस बारे में हम जरूर विचार करेंगे और जो भी प्रगति होगी इस विषय में वो मैं आपको 1-2 दिन में जरूर बताऊंगा। तो वो मुस्कुराया और बोला नहीं ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ऑजी नेम रख लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि आपका नाम हम बुला सकें और याद रख सकें।
क्योंकि आपका नाम इंडियन नाम है तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और उसका उच्चारण भी हम लोगों के लिए टफ होगा। खाना वाना खाया, काम वाम किया और जब हम 3 बजे अपने घर के लिए निकलने लगे तो कार में बैठे आकर के तो थोड़ी देर वातावरण बड़ा शांत रहा। मेरी वाइफ भी कुछ नहीं बोली क्योंकि पहला दिन था, थोड़ा थक गए थे क्योंकि यहाँ काम थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा था और थोड़ा सा टफ था। तो थोड़ी देर बाद मैंने ही मौन को भंग करते हुए अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा पांडे जी ये ऑजी नेम क्या होता है? आई मीन हमको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। अरे भाई देश बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, अब हमको अपना नाम भी बदलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरी वाइफ हंसने लगी, बोले क्या ज़रूरत है, आप इसमें चुप रहिए, कोई ज़रूरत नहीं हमको नाम बदलने की। मैंने कहा नहीं, अब कोई बात आई है तो इसमें हमको कुछ तो करना चाहिए। तो बोले क्या करेंगे, मुस्कुराने लगी। बोले आप ही को ऑस्ट्रेलिया आना था तो आप फेस कीजिए इस तरह की सारी चीज़ें। हम तो बहुत खुश थे मुंबई में। मैंने कहा हाँ मैं फेस करूँगा, डोंट वरी, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। चले गए। दूसरे दिन हम फिर आए और दूसरे दिन जब हम फिर आए तो फिर से लंच हुआ तो फिर से सारे लोग आकर के और बैठे और 5-10 मिनट के बाद में मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। इमीडिएटली अपनी ओर से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया। तो सुपरवाइज़र भी आ गया, सुपरवाइज़र आया, पर आज सुपरवाइज़र ने नहीं, एक दूसरे लड़के ने, काफ़ी यंग था, 20-22 साल का लड़का था, और उसने जो है तो मुझसे आकर के पूछा कि आपने अपना कोई ऑजी नेम रखा कि नहीं अभी तक रखा? तो मैंने कहा मैंने मेरा ऑजी नेम, मैंने कहा वेट, और इतना बोल करके मैंने अपने पॉकेट से कुछ पेपर्स निकाले और उन पेपर्स को निकाल करके मैंने एक एक आदमी को दिया। तो बोले व्हाट इज़ दिस? मैंने कहा रीड देम। तो उन्होंने रीड किया। बोले समझ में नहीं आया, क्योंकि उन सभी पेपर्स में सबसे टॉप पे उनका खुद का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे उनके ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल नाम के आगे एक इंडियन नाम। तो जैसे किसी का नाम मैथ्यू था तो मैथ्यू के सामने मैंने उसका नाम मोहन कर दिया, किसी का कुछ नाम था तो उसके सामने मैंने भोला कर दिया, किसी का कुछ नाम था तो उसके सामने श्याम कर दिया। इस प्रकार से जितने भी वहां ऑजी एम्प्लॉय, मित्रों देखिए होता क्या है, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें? अरे भाई हम यहाँ आए थे कुछ अच्छा करने के लिए, इसलिए थोड़े ही आए थे कि हमारे माता पिता ने, हमारे देश ने जो हमको अपनी आइडेंटिटी दी है वो यहाँ आकर के शौक में या किसी भी कारण से हम उसे बदल डालें, मैं अपना नाम बदल डालूं। मुझे ये स्वीकार नहीं था। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि ये मेरा नाम बदल दें, मैं इनका नाम बदलने की कोशिश करूं। देखते हैं अब कौन किसका नाम बदलता है। थोड़ी सी प्रिपरेशन की। पहले दिन कोई जवाब नहीं दिया, उस पर मैंने विचार करने के लिए उससे समय लिया मैथ्यू से। दूसरे दिन मैंने रात में विचार करके मेरी वाइफ के साथ में बैठा और मैंने सारे पेपर, जितने बंदे उस दिन लंच के टाइम पे यहाँ मिले थे, सबके नाम पूछे थे। मेरी वाइफ की मेमोरी बहुत अच्छी है, उन्होंने एक एक करके सबके नाम बताए और उन सबके मैंने एक एक नाम अलग कर दिए और सारे इंडियन नाम रख दिए और बड़े सरल सरल से छोटे छोटे 2-2 अक्षर के नाम। और वो पेपर निकाल करके मैंने एक एक सबको वितरित किए और मैंने कहा रीड देम, इनको पढ़ो। और मैंने एक हास्य का माहौल क्रिएट किया ताकि उनको ये न लगे कि मैं उनके साथ कुछ गलत या सही कर रहा हूं। एक हास्य का हल्का फुल्का माहौल किया और मैंने कहा कि लेट्स ट्राई, आप क्या इंडियन नाम को बुला सकते हैं या आपके लिए इंडियन नाम सचमुच बहुत डिफिकल्ट हैं? तो सारे यंगस्टर्स थे, मजाक मजाक में उन्होंने एक दूसरे, तो मैंने क्या किया था, उन सभी पेपर्स में जितने दूसरे एम्प्लॉइज थे उनके इंडियन नेम और प्लस उनका ओरिजिनल नेम, कि भाई अगर कोई मैथ्यू है तो इसको मोहन कैसे बोलेंगे, अगर कोई ये है तो इसको सोहन कैसे बोलेंगे, या भोला कैसे बोलेंगे, शंकर कैसे बोलेंगे, श्याम कैसे, सबके नाम करके। और मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो एक गेम की तरह हो गया कि सारे लोगों ने एक दूसरे का मजाक मजाक में पूरे काम करते टाइम तक पेपर रख करके, और वो जब भी बुलाते थे मैंने उनको समझाया कि जब तक आपको एक दूसरे के इंडियन नेम्स याद नहीं हो जाते तब तक ये पेपर अपनी पॉकेट में रखो और जब कभी भी किसी को बुलाना हो तो अपने पुराने नाम से नहीं, इंडियन नाम से बुलाओ। 2-3 दिन ये मजाक मजाक में चला और बंधुओं 3 दिन के बाद किसी के जेब में कोई पेपर नहीं था और कोई किसी को इंग्लिश नाम से नहीं बुला रहा था। सभी लोग इंडियन नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या आप हर छोटे मोटे धक्के में टूट जाते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही समाप्त कर देना चाहते हैं, या आपके पास कोई विकल्प और बचता है कि उसके द्वारा आप अपने आप को तो बचाएं ही, साथ में सामने जो आपका कुछ बदलाव करने आया है आप उसको बदल दें। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान है, आसान नहीं था। हालांकि उसने कहा बहुत हल्के फुल्के मूड में था, लेकिन इस बात को आप समझें कि वो सुपरवाइजर है तो इसके पीछे उसकी मनसा क्या होगी कि भाई आप ये कर लो, ये एक तरह से इसे आप समझें तो आदेश था।
लेकिन मैंने उस आदेश को किस प्रकार से चेंज करना है सोचा और विचार किया, तो भगवान ने मुझे एक आइडिया दे दिया। उस आइडिया को इंप्लीमेंट किया। मैंने संकोच नहीं किया, मैं डरा नहीं। मैंने कहा चलो, अगर इस आदमी ने अभी तक इसे ऑर्डर फॉर्म में नहीं कहा है तो मैं भी इसको एक मजाक के मूड में लेकर के जाता हूं, क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं, हंसी मजाक में शायद मेरी बात मान जाए। और बात मान गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके वहां सभी लोग एक दूसरे का इंडियन नाम बुलाने लग गए, क्योंकि मैं तैयार नहीं था कि अपनी आइडेंटिटी बदल दूं। क्योंकि आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए, तो हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। मैं उतना मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने दूसरे ढंग से इसके लिए कोशिश किया। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया था उस वक्त कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य गोशालक के साथ में जा रहे थे रास्ते से चौमासा करने। तो जो बारिश के 4 महीने भारतवर्ष में हुआ करते थे, उस समय उसे चौमासा कहा जाता है। और एक समय था भारतवर्ष में जब सभी ऋषि मुनि संत महात्मा चौमासा करने गांव गांव में जाते थे और 10 दिन 5 दिन 15 दिन एक एक गांव में प्रवास करते थे अपने शिष्यों के साथ, और वहां कथा प्रवचन करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे अपने धर्म से रिलेटेड, मनुष्य के कर्तव्य से संबंधित वहां पर ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी। तो उसे चौमासा कहा करते थे। तो उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध भी चौमासा करने जा रहे थे एक गांव में। गोशालक उनका शिष्य और वो दोनों रास्ते पे चले जा रहे थे। गोशालक थोड़ा सा तर्क बुद्धि का व्यक्ति था। राह पर चलते चलते अचानक गोशालक रुक गया और महात्मा बुद्ध की ओर देख करके उसने एक तरफ ऐसे उंगली करके दिखाया। वहां एक छोटा सा गुलाब का पौधा था और उस गुलाब के पौधे में छोटी छोटी कलियां लगी थी। वो फर्स्ट क्लास हरा भरा गुलाब का पौधा और लहरा रहा था। बारिश का मौसम था, बढ़िया हवा मंद मंद बह रही थी और बादलों के नीचे खूबसूरत सा वो पौधा झूम रहा था मस्ती में अपनी। और गोशालक ने उस पौधे की ओर इंगित करके महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मन, आप बता सकते हैं कि ये पौधा जीवित रहेगा या मर जाएगा? बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। महात्मा बुद्ध ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद अपनी आंखें खोली और वो भी मंद मंद मुस्काए और उन्होंने कहा कि गोशालक, ये पौधा जिएगा, मरेगा नहीं। और आगे बढ़ लिए। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, गोशालक खेत में कूद करके और उस पौधे को उखाड़ा और महात्मा बुद्ध की तरफ उछाल दिया। महात्मा बुद्ध की नजर पड़ी कि अरे इसने तो उखाड़ करके इस पौधे को यहाँ पर बगल में फेंक दिया। फिर भी महात्मा बुद्ध रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। गोशालक ने भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। गए 15 दिन का जो भी उनका अपना सेशन था वो करके फिर वापस भी उसी मार्ग से आ रहे थे। अब की बार गोशालक नहीं, महात्मा बुद्ध उसी स्थान पर रुक गए जहां पर जाते समय घटना घटी थी। और रुक करके उन्होंने गोशालक को बुलाया और बोले, गोशालक देखो, ये वही पौधा है ना जिसे तुमने 15 दिन पहले उखाड़ करके फेंक दिया था। तो वो पौधा उसी रास्ते के बगल में खड़ा हुआ था। अब की बार पड़ा हुआ नहीं था, खड़ा हुआ था। उसकी जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया था और जो पहले उसमें छोटी छोटी कलियां थीं, अब वो पुष्प बन चुके थे और अभी भी हवा में वो लहरा रहा था। यूं मानो कि गोशालक का मुंह चिढ़ा रहा था। उस पौधे में लगे हुए खूबसूरत गुलाब के पुष्प अपनी मस्ती में झूम रहे थे। और अब की बार महात्मा बुद्ध ने कहा कि गोशालक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये पौधा मरेगा नहीं, ये जिएगा। इतना बोल करके और महात्मा बुद्ध आगे बढ़ लिए। अब गोशालक पीछे पीछे चलते चलते करीबन 500 मीटर जाने के बाद में दौड़ करके आया और महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के उसने पूछा, ये बताइए आपको कैसे पता था कि ये पौधा मरेगा नहीं, जीवित रहेगा? तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गोशालक, जब तुमने मुझसे प्रश्न किया कि ये पौधा जिएगा कि मरेगा, तो मुझे इतना तो निश्चित ज्ञात हो चुका था कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में तो इस पौधे को लेकर के कुछ न कुछ निगेटिविटी आ चुकी है। तुम कुछ तो इस पौधे का अनिष्ट करना चाहते हो और तुम करोगे कुछ न कुछ अनिष्ट इस पौधे का। लेकिन मैं ये देख लेना चाहता था कि ये पौधा क्या मर जाने के लिए तैयार है या इस पौधे के अंदर कुछ भी जिजीविषा, जीने की इच्छा शक्ति बाकी है। और मैंने आंखें बंद करके उस पल देखा था और मैंने पाया कि इस पौधे में जिजीविषा बाकी है और यह पौधा कतई तैयार नहीं है कि मर जाए। और जब इस पौधे की ये तैयारी ही नहीं है कि ये मर जाए, इसकी तो पूरी की पूरी तैयारी जीने की है और इस संसार को अपने पुष्पों से महकाने की है, तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? जो मर जाने के लिए तैयार नहीं है उसे तुम कैसे मार सकते हो? तो गोशालक, उस पौधे की जिजीविषा ने मुझे बताया था कि यह जीवित रहेगा।
तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इसका कुछ अनिष्ट करोगे, और देखो उस पौधे की जिजीविषा के सामने तुम दोबारा फिर से हार गए। वरना तो अब की बार तुम उखाड़ करके तोड़ करके फेंक सकते थे, पर इस बार तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम उसको स्पर्श करो, उल्टे तुम मेरे पीछे पीछे प्रश्नों से घिरे हुए चले आ रहे थे। तो आज इस कहानी का सार यह है कि क्या आप तैयार हैं कि नई परिस्थिति और कठिन परिस्थिति में आप स्वयं को मिट जाने दें, या कुछ भी अपने साथ जो कुछ भी गलत और सही हो रहा है सब कुछ हो जाने दें, या आप डट करके उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, जीत उसी की होती है जो जीत के लिए प्रयत्न करता है। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपनी सफलता के लिए प्रयत्न करता है। शास्त्र भी कहता है, प्रयत्नेन सिद्धन्ति कार्याणि न च मनोरथैः। केवल विचार न करें, प्रयत्न करें। जैसा मैंने अपने जीवन में किया, ये मेरे जीवन का सच है, क्योंकि ये किसी का उधार का अनुभव नहीं है, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मैंने इसे कहीं पढ़ा नहीं, मैंने इसे कहीं सुना नहीं, ये मैंने जिया है। हर मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां नए ढंग से आती हैं, और अगर आप नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरे विवेक के साथ में तत्पर हैं, तैयार हैं, कम से कम आप प्रयत्न तो करें। मैंने प्रयत्न किया, और बताइएगा कि आपको मेरा यह प्रयत्न कैसा लगा। अभी और भी कई चीजें घटी, उनको जानने के लिए आप मेरे आने वाले दूसरे वीडियोस को जरूर देखिए। मैं बताने वाला हूं कि इस कंपनी में काम करते करते मेरी वाइफ को अपने फील्ड में जॉब कैसे मिली, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की कहानी। अगर आपने माई लाइफ शब्दों में आप बीती के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देखिए और रिलेट कीजिए पूरी कहानी को। बने रहिए हमारे साथ में, और इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को। शेयर कीजिए अपने मित्रों और बंधु बांधवों के साथ में हमारे वीडियोस को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।